स्टार्ट करते हैं शेयर स्क्रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हमारा यूनिट था फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमने जो किया था ये अल्केन, साइक्लो अल्केन, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन, ये हमारी लास्ट क्लास थी। तो इस वक्त ये हमारी क्लास है वो आगे आ जाते हैं। अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल एंड फिनोल्स, ये हमारा आज लेक्चर 24 है। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड फिनोल, 4 क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पैटर्न वही है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इट इज़ नॉट अवर रिक्वायरमेंट, फ्रेगमेंटेशन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए हम अपने मास सैंपल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं, कैटाइन रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं बाय रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। High energy electron beam hit the sample molecule and remove one electron and it will be paired. तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है पॉजिटिव आयन बन जाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है इट इज़ वेरी एक्टिव, वो क्या करती है कि वो सैंपल मॉलिक्यूल को फर्दर इंट्रैक्ट करती है, और अगर 10 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो गए तो उसमें से 4, 5, 6, 7, 8 बाज़ औक़ात 10 के 10 ही फर्दर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फ्रैगमेंट बनते हैं वो मजीद फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और ये बात हमने कही थी कि ये सारी जो फ्रैगमेंटेशन है ये स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैगमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और तो जो हमारा टाइम पीरियड है आयनाइजेशन चैम्बर में किसी भी फ्रैगमेंट का, किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल का, उस पर, और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हमें ना सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती है, उसके साथ बहुत सारी पॉजिटिव आयन की पीक्स भी नजर आती है मास स्पेक्ट्रम में, जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होते हैं और फ्रैगमेंटेशन की वजह से आते हैं। ये सारी चीजें मैंने दोबारा से आपको बता दी। अच्छा, अब हम देखते हैं वन बाय वन इसमें। जी सर, नेक आलम को अनम्यूट कर दें, उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। अनम्यूट तो मैंने किया हुआ है ना सबको, नहीं किया हुआ? नहीं सर, उनको अनम्यूट नहीं किया, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ क्या। अनम्यूट तो मैंने ऑल किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, नेक आलम जो है किधर? जी नेक आलम सर अभी पूछूं या बाद में पूछ लूं सर? नहीं, इस लेक्चर से मुतालिक है या पिछले लेक्चर से मुतालिक है? फ्रेगमेंटेशन से मुताल्लिक है सर। हाँ पूछ लें, बोलें। फ्रेगमेंटेशन से तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो मास, हम किसी भी कंपाउंड का मास जो मालूम कर रहे होते हैं, एक कंपाउंड होता है उसको वो फ्रेगमेंट 2 हिस्सों में होता है, एक केटाइन, एक जो है फ्री। हाँ बोलें बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए, जब आवाज आए, आपको मैंने अनम्यूट ही किया हुआ, जब आप आवाज आपकी नहीं आ रही है ना। ठीक है। हेलो जी जी हाँ बोलिए। सर फ्रेगमेंटेशन में एक कोई कंपाउंड फ्रेगमेंट होता है वो 2 हिस्सों में फ्रेगमेंट हो रहा होता है, एक जो है केटाइन और एक फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल तो डिटेक्ट नहीं हो रहा होता है स्पेक्ट्रोमेट्री से, तो हम इससे फ्रेगमेंटेशन जो पैटर्न से हम मास कैसे मालूम करेंगे किसी भी कंपाउंड का? कंपाउंड का मास कैसे मालूम करेंगे? जी सर, जैसे कि एक हमने कोई सैंपल डाला तो वो आयनाइज होकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, एक तो केटाइन बन गया, दूसरा फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल है वो तो डिटेक्ट नहीं हो रहा होता है। सही है। सिर्फ केटाइन से कैसे मालूम करेंगे?
ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सैंपल होता है सबसे पहले वो ब्रेक नहीं होता, सबसे पहले उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होता है। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है ना। अब जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो मॉलिक्यूलर आयन के अंदर होती है, सैंपल के अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है वो रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। जब वो पॉजिटिव आयन बन गया अब उसमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी। अब डिपेंड कर रहा होता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। अगर वो मॉलिक्यूलर आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, मिसाल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल थे, एक सैंपल के आपने 1 मिलीग्राम इंजेक्ट किया जिसके अंदर 100 मॉलिक्यूल थे, गौर से आप लोग सुनिएगा। अब इन 100 में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम ने हिट किया बहुत सारे मॉलिक्यूल को, लेकिन उसमें से 50 मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो गए। अगर ये 50 ये जो मॉलिक्यूल आयन है बहुत स्टेबल है, तो हो सकता है कि 50 में से 5 ही मजीद फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हों, बाकी 45 जो हैं वो सीधा डिटेक्टर तक चले जाएं। अगर ये कम स्टेबल है तो मॉलिक्यूलर आयन 50 में से 20 जो हैं वो फर्दर फ्रेगमेंट में चले जाएंगे, 30 महफूज रहेंगे और डिटेक्टर तक चले जाएंगे। हमारा काम हो जाएगा, पीक आ जाएगी मॉलिक्यूलर आयन की मास स्पेक्ट्रम में। अगर ये बहुत ही कम स्टेबल है तो 50 में से हो सकता है 45 फ्रेगमेंट में चले जाएं और 5 जो है वो बच के सीधा डिटेक्टर तक चले जाएं। और बहुत ही हाईली अनस्टेबल है तो हो सकते हैं 50 के 50 फ्रेगमेंट में चले जाएं और एक भी जो है वो डिटेक्टर तक ना पहुंच सके। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है कि जो सैंपल है वो ब्रेक हो जाता है, सैंपल ब्रेक नहीं होता। पहले वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव आयन जनरेट होता है, फिर वो फर्दर जो है वो फ्रेगमेंट की तरफ जाता है, लेकिन सारे नहीं जाते, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी। क्लियर हो गई बात? जी। चलो अब आगे चलते हैं। और सर जी बोलें। सर जो बीम ऑफ हम इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जी तो वो पहले जो है आयनाइज कर देगा सैंपल या जो कंपाउंड है उसको आयनाइज कर देगा, फिर फ्रेगमेंटेशन के लिए हमें अलग से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने नहीं, पड़ेंगे अलग या से वही कोई बीम बीम ऑफ नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स हाई रहेंगे? एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम वही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता अंदर आयोनाइजेशन हो गई है। हम इतनी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं कि हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो इस पे आयोनाइज हो जाएगा, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस स्टेट एटम, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेकिन अब वो अंदर जब आयोनाइज हो गया तो अब वो मजीद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम तो कंटिन्यू है, वो फर्दर हिट कर रही है, जो जो आपके मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हुए उनके साथ भी उसका इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसको कितना स्टेबल है, उसके फ्रेगमेंट जो बनने जा रहे हैं वो कितने स्टेबल हैं, बहुत, और कितना टाइम वहां लग रहा है उसको आयनाइजेशन चैम्बर से निकलने में। ये सारी चीजें अंदर हो रही होती हैं और फिर इसके रिजल्ट में हमें मास स्पेक्ट्रम मिलता है कि हम एक चीजें गैस तो कर रहे होते हैं कि जी एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें फ्रेगमेंटेशन कम होगी क्योंकि ये स्टेबल होता है। इसका मॉलिक्यूलर आयन, ये अल्कोहल है तो इसमें डिहाइड्रेशन होगी, इसका मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल नहीं होगा। ये सारी केमिस्ट्री तो हमें पता होती है, लेकिन एट द एंड जो मास स्पेक्ट्रम आता है उससे हम फिर इंटरप्रेट करते हैं सारी चीज, ठीक है। अच्छा जी, कंटिन्यू करें अब लेक्चर। अच्छा जी, हम ये कह रहे थे फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्काइन की हम बात कर रहे थे। जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्काइन है, अब अल्काइन के अंदर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड। जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करते हैं जैसे अल्कीन में होता है, अल्कीन के में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, पाई बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे अल्काइन के भी पाई बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कार्बन स्केलेटन जो है वो टोटली अनडिस्टर्ब रहता है, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रिमूव हो जाता है और कैटाइन रेडिकल बन जाता है। सिमिलर फ्रेगमेंटेशन पैटर्न लाइक एल्कीन, जैसे एल्कीन के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है डबल बॉन्ड होता है, ऐसे अल्काइन में भी होती है फ्रेगमेंटेशन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, आइसोमर्स और अल्काइन शो सिमिलर मास स्पेक्ट्रम। ये हमने बात कही थी कि जो आइसोमर्स होते हैं एल्कीन के या अल्काइन के, उसके अंदर यानी अगर डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड कहीं आ रहा है तो तकरीबन मास स्पेक्ट्रम सिमिलर आता है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मालूम करना मास स्पेक्ट्रम से मुश्किल होता है।
तो आइसोमर्स अल्कीन और अल्काइन के ऑलमोस्ट दे हैव सेम सिमिलर मास स्पेक्ट्रम। दूसरी बात यह है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक इज रिलेटिवली इंटेंस देन अल्कीन आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक इज इंटेंस देन अल्कीन। अल्कीन की जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसके मुकाबले में अल्काइन की जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा ये कि एल्कीन के अंदर हमने पढ़ा था एलिलिक कैटाइन एलिलिक आयन बनता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और उसके अंदर रेजोनेंस भी होती है। और अल्काइन के अंदर भी इसी तरह से 3 कार्बन के दरमियान एक आयन बनता है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर जाइलिक कार्बोकेटाइन। इसका जो मास है, अगर आप और कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो 39 होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट। लेकिन फर्क क्या है, अल्कीन का जो एलिलिक कैटाइन होता है और इसमें फर्क है। अब आप ये देखें कि जनाब कोई मुझे बताएगा कि ये जो अल्कीन का एलिलिक कैटाइन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर ये जो प्रॉपर जाइलिक आयन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है? कोई बता सकता है आप में से? जी, कोई बताना चाहेगा इस सवाल का जवाब? एलिलिक कैटाइन ज़्यादा स्टेबल है या प्रॉपर जाइलिक कैटाइन ज़्यादा स्टेबल है? जी, सवाल का कोई जवाब देगा आप में से? ये अरूज रहमान साहब आप बताएंगी? सर अल्कीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, वजह क्या है? सर क्योंकि उस पर चार्ज सेपरेशन इतनी नहीं है, प्रोपोगैलिक पे चार्ज सेपरेशन आ रही है। और कोई सवाल का जवाब देना चाहे? जी, ये कुछ में खले। और कोई बताना चाहे? जी, और कौन बताएगा? ये अरीशा आप बताएंगी? जी जी, अरीशा आप बताएंगी कि कैसे, क्या क्या रीजन है इसका? अच्छा, तो बहुत टाइम आप लोग ले लेते हैं बताने में ही। अच्छा, इसमें जो फर्क क्या है, एलिलिक कैटाइन आप उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो रेजोनेंस के बाद दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, दोनों सिमिलर हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। डबल बॉन्ड या तो एक साइड पर है, अगले स्ट्रक्चर में दूसरी साइड पर है, दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं अगर आप उसको देखें। और जो प्रॉपर जाइलिक कैटाइन है, यहाँ पर देखें आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें दोनों जगह डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी दोनों स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितनी सिमिलैरिटी होगी उतना कैटाइन स्टेबल होगा और जितनी अनसिमिलैरिटी होगी उतना कम स्टेबल होगा, क्योंकि एलाइलिक कैटाइन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर हैं, एक ही जैसे हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। जबकि प्रॉपर जाइलिक कार्बोकेटाइन के दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं हैं, इसलिए दोनों जो ये उसके मुकाबले एलिलिक कैटाइन के मुकाबले में कम स्टेबल है। रेजोनेंस तो हो रही है लेकिन चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है इसलिए इतना स्टेबल नहीं होगा। रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है लेकिन सिमिलैरिटी नहीं है तो इतना स्टेबल नहीं है जितना एलिलिक कैटाइन। इसलिए एलिलिक कैटाइन की जो पीक है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ज़्यादा इंटेंस होगी एज कम्पेयर टू प्रॉपर जाइलिक कैटाइन। ये तो हमने अल्काइन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ पेंटाइन। पेंटाइन का फ्रेगमेंटेशन, मॉलिक्यूलर आयन readily visible, मॉलिक्यूलर आयन readily visible, ठीक है। हमने ये कहा था पिछली स्लाइड में कि अल्कीन के मुकाबले में इसकी जो पीक है अल्काइन की वो ज़्यादा, मॉलिक्यूलर आयन पीक ज़्यादा इंटेंस होती है। अच्छा, टर्मिनल अल्काइन readily लॉस हाइड्रोजन एटम। जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं इनकी टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और मालिक और जो है एक पीक नजर आती है आपको जो काफी इंटेंस होती है। टर्मिनल अल्काइन लॉस प्रॉपर जाइलिक कैटाइन इफ पॉसिबल। प्रॉपर जाइलिक कैटाइन भी बनता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रॉपर जाइलिक कैटाइन आर सब्स्टिट्यूटेड प्रॉपर जाइलिक कैटाइन। अच्छा, अब आप देखें
3 प्रोपिनाइल कैटाइन। प्रॉपर जाइल कैटाइन ये है जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज द प्रॉपर जाइल कैटाइन। अब यहाँ ये एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, मास स्पेक्ट्रम, और ये आपके पास पेंटाइन है, और पेंटाइन का जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है वो 68 पर आ रही है। एक हाइड जैसे ही बताया कि एक हाइड्रोजन इसमें से लॉस कर देते हैं, तो एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है तो 67 बन गया। 67 की बहुत प्रोमिनेंट पीक आ रही है, यानी एक हाइड्रोजन इजीली इससे लॉस हो जाता है अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है। तो जैसे ये टर्मिनल अल्काइन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, तो 67 की पीक आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर जाइल कैटाइन की भी पीक आ रही है 39 पे, तो क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है तो प्रॉपर जाइल कैटाइन की भी पीक आ रही है 39। और बाकी पीक एक एक आप मिथाइल इथाइल को यहाँ पे आप ब्रेक करते चले जाएं तो ये क्या नाम है पीक आती चली जाए, मुख्तलिफ पीक आ रही है, लेकिन ये मैंने आपको प्रोमिनेंट पीक बताया। अगर हम कंपेयर करें दो कंपाउंड, पेंटीन जो अल्कीन का है और पेंटाइन जो अल्काइन का है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आप देखें किस तरह का पैटर्न बनेगा। ये आपके पास टर्मिनल अल्कीन है और ये टर्मिनल अल्काइन है, तो ये इसका मास आ रहा है तकरीबन 68 पे, और इसका मास आ रहा है 68 पर आ रहा है, और ये आ रहा है जनाब 56 पे आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें जो एलिलिक कितना तकरीबन मास होगा, पेंटीन का मास कितना होगा, 1 2 3 4 5 60 और 70, तकरीबन 70 होगा। ये इनका थोड़ा सा मिस्टेक है, 56 नहीं होना चाहिए बल्कि ये 70 होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने स्पेक्ट्रम में मिस्टेक की। बहरहाल, अच्छा मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड आपके पास आ रहा है और ये जो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ ये आपके पास 39 की पीक आ रही है प्रॉपर जाइल कैटाइन की, और यहाँ पे जो पीक आ रही है वो 41 पे आ रही है। ठीक है, ये 41 पे पीक आ रही है आपके पास एलिलिक कैटाइन की, तो ये एलिलिक कैटाइन ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो आपके पास प्रॉपर जाइल कैटाइन कम स्टेबल है, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। दूसरा जो 56 आ रहा है ना, इट इज़ रॉन्ग। 56 सही है, लेकिन ये जो M आ रहा है आपके पास, ये M नहीं है। M कहाँ पे आएगा, 70 के करीब आएगा यहाँ पे, और वो पीक नहीं आ रही है, M गलत लिखा है। यहाँ 70 के करीब पीक आएगी जो नहीं आ रही है, और यहाँ 68 पे पीक आ रही है। और हमने ये पढ़ा है कि 68 जो अल्काइन हैं उनकी मॉलिक्यूलर पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत अल्कीन के। अल्कीन की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, बाज़ औक़ात आती भी नहीं है। तो ये यहाँ नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे ये आ रहा है और बहुत छोटी सी पीक आ रही है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, दोनों के आइंस जो स्पेसिफिक आइंस हैं, प्रॉपर जाइलिक आइन और एलिलिक कैटाइन। दूसरा हमारे पास जो पैटर्न है, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड लीविंग कार्बन स्केलेटन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड, ये भी यहाँ भी पाई बॉन्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अच्छा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम बहुत स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, तो वेरी इंटेंस मॉलिक्यूलर आयन पीक इज ऑब्जर्व। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो बेस पीक ही होती है, यानी 100% रिलेटिव इंटेंसिटी होती है उसकी। तो यकीनन जब मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, तो फ्रेगमेंटेशन भी इसमें कम होती है, बहुत कम फ्रेगमेंटेशन होती है एरोमेटिक सिस्टम के अंदर। दूसरा ये कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जब फ्रेगमेंटेशन होगी, और कोई लॉजिकल वे में फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल सिस्टम है ये। बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज ऑब्टेन, यूजुअली जो हमारे एरोमेटिक सिस्टम्स हैं
उनमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा कॉमन है और रीअरेंज होकर ये ट्रोपाइलियम आइन बनाते हैं जिसका फॉर्मूला C7H7 प्लस है। ये आइन अमूमन एरोमेटिक सिस्टम के अंदर जहाँ बेंजीन रिंग होते हैं इट इज़ वेरी कॉमन बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो ट्रोपाइलियम आइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। When the side chain attached to benzene ring contain 3 or more carbons, तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी ऑब्जर्व की जाती है। यानी इसमें दो तीन बातें आ गई। एक तो एरोमेटिक सिस्टम स्टेबल होते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन कम होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत प्रोमिनेंट होती है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन इसमें कॉमन है जो रीअरेंज होकर ट्रोपाइलियम आइन बना देता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर बेंजीन रिंग है और उसमें कोई 3 मेंबर रिंग साइड चेन लगी हुई है, यानी उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन है, तो इसमें भी मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ये मास स्पेक्ट्रम है बेंजीन रिंग का। ये बेंजीन है, आप देखें बेंजीन का मास 78 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है 78 पे, ये इसकी बेस पीक भी है, 100% रिलेटिव इंटेंसिटी आ रही है, और इसकी फ्रेगमेंटेशन बहुत कम आ रही है, बहुत कम फ्रेगमेंटेशन नज़र आ रही है, और मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत प्रोमिनेंट है और एज अ बेस पीक है। ये बात वाज़ेह हो गई पहली बात कि जी मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ टोलोइन। टोलोइन भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। अब ये इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी फ्रेगमेंटेशन देखें किस तरह हो रही है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 92 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया, टोलोइन का मॉलिक्यूलर आयन जिसका मास 92 है। अब इसमें दो तरह से लॉजिकल वे में फ्रेगमेंटेशन होती है। एक हाइड्रोजन निकला तो ये आ गया CH। ये आपका जो मैंने आपसे कहा कि बेंजाइल कार्बोनियम आयन बड़ा कॉमन है। अगर कहीं मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन बनता है, एक हाइड्रोजन निकल गया, 91 मास आ गया और ये बन गया C6H5CH2 यानी बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ये रीअरेंज होके ये बना देता है C7H7 यानी प्रोपाइलियम। ये भी C6H5CH2 जो था ये C7H7 प्लस था जो रीअरेंज हुआ और प्रोपाइलियम आइन में कन्वर्ट हो गया, यानी अब ये 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग बन गया। ये भी इसी के अंदर इंडक्ट हो गया और ये C6 जो है C7 में कन्वर्ट हो गया। ये बेंजाइल कार्बोनियम आइन है और ये रीअरेंज होकर ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है। दोनों का मास 91 है और इसकी बड़ी प्रोमिनेंट पीक हमें मिलती है अगर टोलोइन का केस है या अल्काइल बेंजीन का केस है मास स्पेक्ट्रम। उसके बाद फिर इसके अंदर इलॉजिकली फ्रेगमेंटेशन होती हैं, कोई इसमें लॉजिकल वे नहीं है। ये आपके पास C2H2 निकल गया तो ये 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर C2H2 निकला तो ये 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से इसमें कन्वर्ट होती रहती हैं, कन्वर्जन होती है फ्रेगमेंटेशन की। और एक और कन्वर्जन ये है कि आप यहाँ से मिथाइल रेडिकल निकाल दें तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बन जाता है 6 मेंबर्ड रिंग 77, और जैसे बेंजीन में होता है, और एक हाइड्रोजन निकालने से, और जब यहाँ से C2H2 निकाला तो 4 मेंबर्ड रिंग बन गया। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह से कुछ लॉजिकल कुछ इलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन होती हैं डिस्ट्रक्शंस टाइप की। अच्छा, इसका अगर हम मास स्पेक्ट्रम देखें तो मास स्पेक्ट्रम में हमें नजर आएगा टोलोइन का मास है 92 मास है और ये बड़ी प्रोमिनेंट पीक हमें नजर आ रही है। और फिर एक हाइड्रोजन लॉस किया तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन लॉस से बेंजाइल, ये बड़ी प्रोमिनेंट पीक होती है और ये बेंजाइल 91 और ये ट्रोपाइलियम आइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एज अ बेस पीक है। और बहुत सारी पीक आ रही है। फिनाइल बना था 77, 5 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। ये हमने यहाँ देखा इसकी फ्रेगमेंटेशन और यहाँ इसका मास स्पेक्ट्रम भी देखा। तो ये हमने तीसरी चीज हमने ये बात की थी प्रोपाइलियम आइन के बाद कि अगर 3 मेंबर्ड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है, और वो हम यहाँ देखते हैं ये बेंजीन है और ये इसमें 3 मेंबर्ड रिंग लगा है, यानी 3 मेंबर 3 कार्बन का एक अल्काइल चेन है। ज्यादा भी हो सकती है लेकिन एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। तो अब ये 3 कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं कि आप देखें
यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। इन रिजल्ट ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एक और हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दरमियान में डबल बॉन्ड, एल्कीन, लॉस ऑफ एल्कीन आ गया यहाँ पे। ये 3 मेंबर देंगे, एक कार्बन सब्स्टिट्यूट भी हुआ है यहाँ पे, लेकिन कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, और ये डबल बॉन्ड के एल्कीन यहाँ लॉस हो गया, और अब इन रिजल्ट आपके पास ये आ गया 92 पे इसकी पीक आएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि पूरा ये जो आपका प्रोफाइल है, यहाँ पूरा प्रोफाइल यहाँ से निकल गया 1 2 3, और ये बेंजाइल में कन्वर्ट हो गया, और ये ट्रोपाइलियमाइन में कन्वर्ट हो गया 91, जैसे यूजुअल मेथड होता है। तो अगर ये सिस्टम आपके पास है एरोमेटिक का, तो इसमें एक यूजुअल मेथड की जनाब आपकी अल्काइल ग्रुप निकल गया, बेंजाइल आ गया, और दूसरा जो खास मेथड क्योंकि 3 कार्बन है तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो उसका ये 92 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात कर ली एरोमेटिक सिस्टम के अंदर। अब हम आते हैं अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सारे हाइड्रोकार्बन्स के बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, अल्कोहल्स की से स्टार्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्कोहल। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेरी वीक इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर पीक। अल्कोहल की पीक बहुत कम नजर आती है स्पेक्ट्रम के अंदर, मॉलिक्यूलर पीक या तो बहुत ही लो इंटेंसिटी की होगी या बिल्कुल ही नजर नहीं आएगी। अल्कोहल के केस में ये जब हमने एक ऑर्डर बनाया था, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हमने देखा था कि अल्कोहल सबसे लास्ट में है, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती हैं इजीली, और स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर इसमें भी हम कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, तो प्राइमरी की पीक फिर भी कुछ नजर आएगी वीक, और सेकेंडरी की वेरी वीक, और टर्शरी बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। तो क्योंकि टर्शरी के अंदर बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि टर्शरी कार्बनियमाइन जनरेट होता है और तेजी से डिहाइड्रेशन होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। वैसे ओवरऑल जो है मॉलिक्यूलर पीक बहुत ही लो इंटेंसिटी की होती है या ना होने के बराबर। अच्छा, कॉमन फ्रेगमेंटेशन इज अल्फा क्लीवेज ऑफ लार्जर अल्काइल ग्रुप एडजेसेंट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डिहाइड्रेशन। इसमें एक तो दो तरह से फ्रेगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। एक तो अल्फा क्लीवेज होता है, यानी जो कार्बन OH के साथ लगा हुआ है उस कार्बन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उसमें लार्जर अल्काइल ग्रुप निकल जाता है। दूसरा डिहाइड्रेशन के भी चांसेस होते हैं, और डिहाइड्रेशन के अंदर 1-2 एलिमिनेशन है। डिहाइड्रेशन क्या है? 1-2 एलिमिनेशन। अगर आपके पास बाज़ औक़ात 1-4 एलिमिनेशन भी होती है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप कहीं लगा हुआ है और लंबी चेन है तो 1-4 एलिमिनेशन के चांसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन हो जाता है। Alcohol contain 4 or more carbon simultaneously, loss of both water and ethylene। अगर अल्कोहल में 4 या से ज्यादा कार्बन है तो एक ही साथ डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और ईथीन भी रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो पीक बहुत लो इंटेंसिटी की आती है,